गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और जैसा कि मुझे देख पा रहे हैं मैं भी अच्छा हूँ। आप लोगों को दीपावली और छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो जहाँ भी हैं वो शांतिपूर्वक दीपावली को मनाएं। किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट न करें, क्योंकि मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं इस बात को कि जो काम मुझे अच्छा लगता है हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए अच्छा न लगता हो। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे ही मोहल्ले में सुबह में 6 बजे बच्चे आतिशबाजी करना शुरू कर देते हैं। रात में 12 बजे तक 1 बजे तक आतिशबाजी चल रही है। उसके गार्जियन भी इस बात को देख रहे हैं, पता नहीं क्यों से मना नहीं करते हैं। आपके मोहल्ले में बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। उन पटाखों से डर कर उनकी नींद टूट जाती है। हो सकता है जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनका हार्ट अटैक भी हो जाए। हो सकता है जो छोटा बच्चा है उसे कोई और बीमारी हो जाए। इसलिए प्लीज़ आप लोग दीपावली मनाएं, लेकिन दूसरों की खुशियों के लिए। सिर्फ अपनी खुशी में ही सब कुछ छिपी नहीं होती है। जिस दिन हमारा समाज दूसरों को खुशियां देना सीख जाएगा, उस दिन हमारे समाज में न तो आपस में कोई भेदभाव होगा और न ही किसी प्रकार का किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश होगा। ओके, कुछ स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था कि सर यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस में कुछ कन्फ्यूजन है, उसे दूर कर दिया है। और मैं तो अभी काफ़ी खुश हो गया जैसे ही बीपीएससी के चेयरमैन ने बीपीएससी के सिलेबस को चेंज करने की घोषणा कर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा था कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, आप समझ लीजिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम एसएससी और अदर पीसीएस से भी गया गुजरा एग्जाम था। बच्चे मैन को पढ़ते नहीं थे, पीटी को ही टारगेट करके रखते थे और मैन पीछे छूट जाता था। और जिसकी भी तैयारी अच्छी नहीं है वो लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन का सामना करता ही रहेगा। जिसकी तैयारी अच्छी है वो इस बार बाजी मार लेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडिडेट बच जाएंगे उनके लिए परेशानी तो सामने आ गई है। इसलिए अब बीपीएससी वालों को यूपीएससी की तरह ही पहले मेन की तैयारी करनी पड़ेगी और मेन की तैयारी के साथ ही उसे आना पड़ेगा। और मेन की तैयारी के साथ जो स्टूडेंट आएंगे बीपीएससी उसी का फाइनल होगा। इसलिए अब आप लोग भी पूरी तरह से मेन की तैयारी में लगिए। वही आपका पीटी भी कराएगा और इंटरव्यू भी कराएगा। मैं आपको पहले इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस क्लियर कर देता हूं, बीपीएससी और यूपीएससी बोथ कंबाइंड के रूप में। नंबर 1 यह है भारतीय इतिहास पढ़ने हैं हम लोग को, इतिहास नहीं पढ़ना है। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। बीपीएससी वालों को और यूपीएससी, बीपीएससी वालों को यह पढ़ना है प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत यानी 1947 तक।
ये सिलेबस यहाँ पे बढ़ जाएगा और ये 1964 तक का सिलेबस होगा, 1964 तक का, यानी नेहरू की विदेश नीति तक का पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। इसलिए इस दौरान यानी 1947 के बाद जो भी भारत सरकार की योजनाएं चली, जो भी भारत सरकार ने विदेश नीति अपनी तैयार की थी, उन सभी को इसमें पढ़ना है, यानी पूरी तरह से नेहरू की पॉलिसी को आपको पढ़ना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए सिलेबस में क्या क्या है। नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री में नंबर 1 प्राचीन भारत। एंशिएंट इंडिया, इसमें यह सिलेबस कहाँ तक जाएगा, तो यह सिलेबस मेरा अप टू 1200 ईस्वी तक जाएगा और इसमें नंबर 1 पढ़ना है पाषाण युग, यानी स्टोन एज। स्टोन एज में भी नंबर 1 पूरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज, नवपाषाण युग। नेक्स्ट नंबर 4 चैल्कोलिथिक एज। यहाँ तक पढ़ना है। इस चैल्कोलिथिक एज को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है एज 1 और यह है एज, और इसी के बीच से आती है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता पाठ किसका है, तो ताम्रपाषाण युग का। और ये 65 बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है
कि यह किसका भाग है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ते हैं, लेकिन आपका यूपीएससी का पार्ट है, यूपीएससी की जीएस में यहाँ से क्वेश्चन आता है। बीपीएससी में तो क्वेश्चन रहेगा नहीं, बीपीएससी में सीधा सीधा आपको क्वेश्चन शुरू ही होता है, नियोलिथिक एज से शुरू होता है, और मेन में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। लेकिन यूपीएससी के मेन में इधर से क्वेश्चन रहता है, चाहे पूरा पाषाण काल का हो, चाहे पूरा स्टोन एज का हो, इस काल की क्या गतिविधियां रही, इस काल में कला का क्या क्या रहा, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसलिए ये पाठ पूरा का पूरा किसका है, तो ताम्रपाषाण युग का है। ताम्रपाषाण युग में ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति भी हुई, और ताम्रपाषाण युग में ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भी हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, पाषाण युग के बाद वैदिक काल का है। नंबर 3, वैदिक काल के बाद वैदिक उत्तर काल। नंबर 4, वैदिक उत्तर काल के बाद मौर्य काल। नंबर 5, मौर्य उत्तर काल। नंबर 6, गुप्त काल। नंबर 7, गुप्तोत्तर काल। नंबर 8, गुरुमध्य काल या राजपूत काल या सामंतवाद का काल, एज ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, इतना लंबा सिलेबस है, लेकिन इससे देखा जाए तो क्वेश्चन कितने, यहां तक में तो आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है। यूपीएससी वालों, यूपीएससी और बीपीएससी बोथ दोनों को, दोनों को समान रूप से पढ़ना है। लेकिन बीपीएससी वाले सिर्फ पीटी के लिए पढ़ेंगे, और यूपीएससी वाले पीटी और मैं दोनों के लिए पढ़ेंगे। इधर से जो भी मेरा पार्ट है, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री यूपीएससी वाले नहीं पढ़ेंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री बीपीएससी वाले यस, यूपीएससी वाले नो, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब यूपीएससी वालों को पढ़ना क्या है और बीपीएससी वालों को भी क्या पढ़ना है इसमें, तो इस पे आप लोगों को यूपीएससी के सिलेबस में साफ साफ लिखा है कल्चर एंड हेरिटेज पढ़ना है, यानी संस्कृति और विरासत पढ़ना है। यूपीएससी वालों और बीपीएससी वालों को भी ये दोनों पढ़ना, बीपीएससी वालों को भी पढ़ना है। इसलिए इधर से आप लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है क्या, तो कला, और संस्कृति। ये दोनों को पढ़ना है, बीपीएससी और यूपीएससी दोनों को। अब अंतर क्या रहेगा,
कि बीपीएससी वालों को सिर्फ पीटी के क्वेश्चन रहेंगे इससे, और यूपीएससी वालों को मेन प्लस पीटी दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। एक अंतर और कि यहाँ से आपको बीपीएससी वालों को क्या क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि कला तो सब एग्जाम में है, इसलिए बीपीएससी वालों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दो पार्ट से रहेगा। एक यहाँ से रहेगा कला से यानी मौर्य कला, और यहाँ से रहेगा पाल कला, पूर्व मध्यकाल का जो भाग है इसमें पाल कला से क्वेश्चन रहेंगे। इतना ही अंतर है। रही बात पीटी की, क्योंकि पीटी बहुत प्रमुख होता है, अगर पीटी आपका नहीं निकला तो मेन की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो इसमें भी क्या अंतर, अब इसमें से देखिए कि यूपीएससी में यहाँ पर मेन से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीटी में कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अगर टोटल सिलेबस को देखा जाए तो इसमें बीपीएससी वाले को मेन में मात्र मौर्य कला और पाल कला से क्वेश्चन रहेंगे, और पीटी में यहां तक में 6 क्वेश्चन के लगभग रहेंगे, यानी 40 क्वेश्चन में से बीपीएससी में आपको मात्र 6 क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसमें से कितना सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि आप 6 क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट यूपीएससी वालों के लिए क्या है, तो टोटल हिस्ट्री का 100 में से 10 क्वेश्चन रहता है। इधर से आपके पीटी में लगभग 3 क्वेश्चन है, इतने बड़े रेंज में 3 क्वेश्चन, और मेन में आपके क्वेश्चन रहेंगे, मेन में ज्यादा क्वेश्चन है, और मेन में इधर से कम आपके क्वेश्चन रहेंगे, यानी 125 का मेन का क्वेश्चन बनता है, जीएस का, जीएस मेन का, और मेन में इधर से क्वेश्चन कम से कम तो आपका 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और अब आप भी यूपीएससी के पैटर्न पर ही चलेंगे बीपीएससी वाले, क्योंकि वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बीपीएससी में 38 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, इसलिए 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, जिसमें कि मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस काल से, यानी गांधार कला, मथुरा कला हो गया, अमरावती कला हो गया, या गुप्त कला हो गया, पाल कला और मौर्य कला से क्वेश्चन नहीं के बराबर वहां पर रहेंगे। इंडस सिविलाइजेशन का साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सभी पार्ट वहां पर रहेंगे आपको। ठीक है, इसलिए ये आपका पूरा का पूरा एंशिएंट का सिलेबस है। आप लोग इसे गौर से देखें, और देखने के बाद इसे अच्छी तरह से अध्ययन करें। आगे मैं फिर इसको दूसरा यानी मध्यकालीन भारत को क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे सिलेबस को बताने में कम से कम 1 वीक का टाइम लगता है, और सिलेबस जब तक आपका डिफाइन नहीं होगा तब तक आप आशा भी नहीं कर सकते हैं कि आप उसको अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। शॉर्ट वीडियो ही डालूंगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो डालने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ओके, थैंक यू।